हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JIB पेपर 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉडल बी का यूनिट 10 करेंगे यानी रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग। तो रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स में क्या है, पहले तो सबसे पहले बात करते हैं। ये पार्ट 1 है, टोटल इसके 3 पार्ट होंगे, तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। हॉलीडे पीरियड और मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? मोरेटोरियम पीरियड एक तरह से ऐसा टाइम होता है, या हॉलीडे पीरियड उसको वो कहते हैं कि कस्टमर्स को वो इसलिए दिया जाता है जब कोई लोन ऐसा दिया जा रहा है कस्टमर को जिसमें कस्टमर को प्रिंसिपल रिपेमेंट करने का थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, ये तरह से वेटिंग टाइम है। जैसे कि आपने हाउस लोन दिया, तो आपने हाउस लोन आज दे दिया, लेकिन उसका मोरेटोरियम पीरियड उसमें 3 महीने से लेकर के 18 महीने तक दिया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी इंस्टेंटली भी शो होता है। क्यों? क्योंकि हाउस अभी उनका बना नहीं है, वो कस्टमर ऑलरेडी कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं, तो उनका रेंट भी जाना और EMI भी जाना, दोनों चीज़ एक साथ नहीं होता। तो माना ये जाता है कि 18 महीने में घर बन के तैयार हो जाएगा एज पर द पेमेंट प्लान एंड एज पर द डिमांड फ्रॉम द बिल्डर और द कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उस पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम 18 महीने तक का मोरेटोरियम उसमें रहता है। तो एक एग्जाम्पल है। उसी तरह एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम रहता है। भाई आपने आज लोन दिया तो कल से तो इनकम नहीं शुरू हो जाएगी स्टूडेंट की, ऑब्वियसली बात। उसका कोर्स खत्म होगा, फिर वो जॉब में आएंगे, उसके बाद ही तो इनकम शुरू होगी। तो उसको जो पीरियड होता है, बीच का जो पीरियड है, उसको हॉलिडे पीरियड है, मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। तो रीपेमेंट जो होता है वो डिसबर्समेंट के कुछ समय बाद शुरू होता है, इसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड एक तरह से। टर्म लोन जो है वो या तो एक साथ डिस्बर्स किया जाता है या फिर मल्टीपल डेबिट में भी किया जा सकता है, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। हॉलीडे पीरियड में जो होता है उसमें जो इंटरेस्ट लगता है उसको देना पड़ता है, वो भी कंपलसरी नहीं है। एजुकेशन लोन के केस में वो कंपलसरी नहीं है, चाहे तो स्टूडेंट पे कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ देयर को बोरो यानी पेरेंट्स की हेल्प से। लेकिन अगर वो समय से पे कर दे उसमें कुछ रिबेट भी मिलता है, कहीं कहीं कुछ बैंक उसमें 1% का रिबेट भी देते हैं। हाउसिंग लोन्स वगैरह में कहा गया है कि मैक्सिमम 18 महीने तक होता है। ठीक है, अगर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है तो ठीक है, और अगर न्यू परचेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 महीने तो उससे ऊपर नहीं हो सकता। जो हॉलीडे पीरियड है वो बेसिकली इसलिए अलाउ किया जाता है कस्टमर को, जिससे कि उनको रिपेमेंट करने की थोड़ा सहूलियत हो सके। बिफोर मूविंग फर्दर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। टाइप ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, एक होता है बुलेट पेमेंट। इस केस में क्या होता है कि जो लोन अमाउंट होता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो एक सिंगल अमाउंट में, सिंगल शॉट में ही पे कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ लोन पीरियड। ठीक है, द लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट इज पेड इन अ सिंगल पेमेंट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, इसको बोलेंगे बुलेट पेमेंट। पूरा लोन इंटरेस्ट के साथ लास्ट में पे कर दिया जाता है एक साथ। स्मॉल वैल्यू गोल्ड लोन वगैरह ऐसे ही होते हैं। ऐसे आप जब मान लीजिए आपने 1 लाख का गोल्ड लोन लिया, ठीक है, उसमें मान लीजिए 1000 रुपये 1100 रुपये कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। आप चाहें तो इंटरेस्ट पे करते रहे, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तो आप जब आपका 11 महीने 12 महीने का जो भी लोन है वो टेन्योर खत्म होता है, तो आप एक साथ जो मूल है और जो ब्याज है एक साथ जमा कर देते हैं और आपका लोन खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं बुलेट पेमेंट। ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल इसमें गोल्ड लोन का दिया है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन क्या होता है? इसमें क्या होता है, EMI होती है जो जनरली सबसे कॉमन यूज होती है। EMI यानी इक्वल इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जो लोन अमाउंट है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड रहता है मंथली इंस्टॉलमेंट्स के रूप। इस मेथड में क्या होता है, जो इंटरेस्ट का जो बर्डन होता है वो इनिशियल स्टेज में ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे लोन अदा होता जाता है इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाता है और प्रिंसिपल धीमे धीमे बढ़ता जाता है। ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट है इंटरनली। जो बोरोवर है उसको लोन इंस्टॉलमेंट अपना पूरा इंटरेस्ट के साथ लगातार पेट भर पे करते रहना पड़ता है। इक्विडेड मंथली इंस्टॉलमेंट की आगे बात कीजिए। एन इक्विडेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज अ फिक्स्ड पेमेंट अमाउंट मेड बाय अ बोरोवर टू अ लेंडर एट अ स्पेसिफिक डेट ईच कैलेंडर मंथ। तो हर महीने की एक स्पेसिफिक डेट फिक्स होती है, उस पर EMI पे करनी होती है, जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ लोन होता है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का इंक्लूड करके रखा जाता है। इक्विडेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों हर एक महीने के हिसाब से पे होते रहते हैं, और जब तक कि लोन पूरी पे नहीं हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है EMI कैलकुलेट करने का? P इंटू आर, पी यानी प्रिंसिपल हो गया, आर इंटरेस्ट हो गया, 1+r रेस्ट टू पावर एन हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय 1+r रेस्ट टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये। डिफॉल्ट एंड शेड्यूलिंग क्या होता है रिटेल लोन में? क्या होता है डिफॉल्ट? डिफॉल्ट इज अकरेंस ऑफ एन इवेंट व्हेन विच हैपेंस ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अग्रीड इंस्टॉलमेंट। यदि कोई व्यक्ति समय से अपनी किस्तें नहीं चुकाता है तो उसे डिफॉल्ट कहा जाएगा। ठीक है, अगर रीपेमेंट शेड्यूल नहीं फॉलो किया जा रहा है कमिटमेंट के हिसाब से तो वो डिफॉल्ट बन जाता है वो लोन। जो डिफ़ॉल्ट का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है कि सिंपल ओवरड्यू है या स्टेज या NPA की स्टेज पे आ चुका, मतलब 1-2 महीने का बकाया है तो पहले वो SMA यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2 में रहता है, फिर लास्ट में NPA होता है। ये प्रोसेस आपको पता होगा। डिफॉल्ट हैपन मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों, क्या रीजन होते हैं? 2 रीजन होते हैं। एक तो जेन्युइन डिफॉल्ट होता है कि असली में कस्टमर पास कुछ प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और वो समय से अपना किस्त नहीं जमा कर पाए। ठीक है, और होता है विलफुल डिफॉल्ट कि पैसा तो है लेकिन डिलीवरी आदमी जमा नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन, ही डजंट वांट टू रीपे बैक। ठीक है, तो होता है मैलिफाइड इंटेंशन। जेन्युइन डिफॉल्ट के केस में क्या होता है,
अगर जनरल डिफ़ॉल्ट के केस में कस्टमर जो ईएमआई है पर्सनल रीजंस या जॉब लॉस या मेडिकल एक्सपेंसेस इस वजह से अगर पे आउट नहीं कर पा रहा है, पे बैक नहीं कर पा रहा है, तो उसको जनरल डिफ़ॉल्ट कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर की जो इंटेंशन है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन वो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वो पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अप्रोच होता है बैंक का रिकवरी में, इसमें थोड़ा उसमें केयर और कंसर्न रहता है बैंक का, कि वो नहीं चाहते हैं कि कस्टमर का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, और वो उन्हें पता है कि रिकवरी आगे हो जाएगी, इसलिए वो उसमें सॉफ्ट अप्रोच थोड़ा सा रखते हैं। विलफुल डिफॉल्ट्स में क्या होता है, विलफुल डिफॉल्ट में कस्टमर जो है वो डेलिबरेटली जानबूझकर ईएमआई पे नहीं करता है, और कस्टमर अपना निगेटिव एटीट्यूड लेके चलता है। कस्टमर की जो इंटेंशन होती है वो मैलिफाइड होती है, कस्टमर की कोशिश होती है कि उसे अपना कमिटमेंट पूरा ना करे और पेमेंट बैंक को वापस ना करे। इसमें इससे बैंक का क्या होता है, बैंक को सिस्टमैटिक इसमें रिस्क रहता है। तो बैंक को एक अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए इन लोन्स में रिकवरी के लिए जो थोड़ी हार्श होनी चाहिए इन कंपैरेटिव टू द जेन्युइन डिफॉल्ट्स। पीनल मेजर्स अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स, विलफुल डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट में क्या क्या पेनल्टी मेजर्स हैं। एक तो उनको कोई भी एडिशनल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर वो विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाते हैं तो। साथ ही साथ जो इन एडिशन सच कंपनीज इंक्लूडिंग द एंटरप्रेन्योर्स और प्रमोटर्स, साथ ही साथ जो भी कंपनीज हों या उनके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने समय से पेमेंट नहीं किया और डिफॉल्ट हो गए हैं, साइफनिंग ऑफ फंड किया है, डाइवर्जन ऑफ फंड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, मतलब फ्रॉड करके पेमेंट लिया है, मतलब लोन लिया है, की तरह का अकाउंट्स में फॉल्सिफिकेशन किया है, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन किया है, तो वो भी ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, उनको भी फिर लोन आगे मिलने में नहीं मिलता है, दिक्कत होती है। तो लीगल प्रोसेस जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगा ऐसे बोरोवर्स और गारंटर्स के खिलाफ वो भी इनिशिएट किया जाएगा बहुत तेज़ी से। जो लेंडर्स होते हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी ऐसे विलफुल डिफॉल्ट्स के अगेंस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। जहाँ पे पॉसिबल होता है वहाँ बैंक और एफआई जो है वो लोग प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट और विलफुल डिफॉल्टिंग जो भी बोरो यूनिट है उसके लिए, कि उन पर जल्दी जल्दी एक्शन लिया सके। जो बैंक है वो गारंटर के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है इस केस में, साथ ही साथ प्रिंसिपल डेटर के हिसाब से जिसने बेसिकली लिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। डाइवर्जन ऑफ फंड क्या होता है, डाइवर्जन फंड का मतलब होता है कि जो आपने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल दिया है या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दिया है वो उसको फॉलो ना करके उसको डाइवर्ज करते हैं। मतलब आपने मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री और अ स्मॉल यूनिट, ठीक है, उन्होंने उसकी बजाय क्या किया, वो पैसा लेकर के गाड़ी खरीद ली या आपने घर में लगा लिया या कुछ भी कर लिया, कहीं गैम्बलिंग के लिए यूज़ कर लिया। कुल मिला के आपने जो आपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए या मशीनरी प्लांट या मशीन के लिए पेमेंट किया था वो ना हुआ, कुछ और कर लिया, तो उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ डाइवर्जन ऑफ फंड। Deploying borrowed funds for purpose activities or creation of assets other than those which the loan was sanctioned। ठीक है, जिस पर्पज से लोन दिया गया उसके अलावा किसी और चीज में उस पैसे को यूज कर लें, मतलब डाइवर्जन ऑफ फंड। ट्रांसफरिंग बोरोड फंड्स टू सब्सिडरीज, ग्रुप कंपनीज और अदर कॉर्पोरेट, साथ ही साथ अगर आपने किसी को लोन दिया उसने वो फंड किसी और सब्सिडरी या किसी और अपने ग्रुप कंपनी में ट्रांसफर कर दिया तो उसको भी डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे। रूटिंग ऑफ फंड्स थ्रू एनी बैंक अदर देन द लेंडर बैंक और मेंबर्स ऑफ कंसोरियम विदाउट परमिशन, जो फंड है उसको रूट किया जा रहा है किसी अन्य बैंक के द्वारा। कंसोरियम का मतलब क्या है, कई बैंक मिल करके जब एक लोन लेंड करते हैं उसको बोलते हैं कंसोरियम अकाउंट्स। ठीक है, तो अगर उस केस में अगर लेंडर के अलावा या कंसोरियम के अलावा कहीं और से आप रूट कर रहे हैं फंड को तो भी उसको डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे। आपने जो पैसा वहां से एक्वायर किया वो आपने किसी और कहीं और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया एज ए इक्विटी या फिर आपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लिए तो भी वो उसको डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे। जो शॉर्टफॉल इन डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड विज़ द अमाउंट डिस्बर्स ड्रॉन एंड द डिफरेंस नॉट बीइंग अकाउंटेड फॉर, आपने जितना फंड डिस्बर्स हुआ उसके बदले में जितना काम हुआ उन दोनों में डिफरेंस आ रहा तो उसको भी डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे। साइफनिंग ऑफ फंड क्या होता है, साइफनिंग ऑफ फंड का मतलब होता है कि अकरेंस ऑफ अ सिचुएशन दैट द यूनिट हैज फेल्ड इन मीटिंग इट्स पेमेंट रीपेमेंट कमिटमेंट्स टू द लेंडर बैंक एंड आल्सो द फंड बोरोड फ्रॉम द बैंक वाज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए डाइवर्जन फंड हो गया कि आपने दूसरे पर्पस से यूज कर लिया लेकिन आपने धीमे धीमे रीपे कर दिया, दैट इज डाइवर्जन ऑफ फंड। साइफनिंग ऑफ फंड क्या है कि आपने दूसरे पर्पस से तो यूज कर ही लिया और आप प्रीपेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, दैट इज साइफनिंग ऑफ फंड। मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट्स, मॉनिटरिंग प्रोसेस इज अ साइंटिफिक एज वेल एज एसेंशियल टूल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द रिटेल एसेट। भाई रिटेल एसेट आप जो भी दे रहे हो, मतलब रिटेल लोन आप जो भी डिस्बर्स कर रहे हो उसे मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले ही बताया गया कि मॉनिटरिंग इस तरह से क्या आता है कि जेन्युइन और विलफुल दोनों डिफॉल्टर्स को हम लोग दोनों डिफॉल्ट जो हो रहे हैं उनको अलग अलग कंसर्न कर सकें और उसी हिसाब से डील करें। जेन्युइन डिफॉल्ट जो है उनको सेंसिटिवली थोड़ा डील किया जाता है, लेकिन जो क्योंकि उनको कभी कभार प्रॉब्लम है और शायद वो उनमें जो रिकवरी के चांसेस वो ब्राइट है, लेकिन विलफुल डिफॉल्ट को बहुत हार्डली डील किया जाता है। इरेगुलरिटीज इन लोन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये पहले बात अभी कर चुके हैं। SMA 01 क्या, SMA 0, SMA 1, SMA 2 रहते हैं, 3 तरह के रहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। NPA होने से पहले ये रहते हैं। 1 से 30 दिन है तो उसको SMA 0 बोलते हैं, 31 से 60 दिन तो SMA 1 और 60 से 61 से 90 है तो SMA 2। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए था, ये गलती से रह गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट,
इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं जो कि रिकमेंडेशन किसके द्वारा था, चेयरमैन थे एम नरसिम्हा, उन्होंने कमेटी, उनकी कमेटी थी कमेटी ऑन द फाइनेंस सिस्टम, उन्होंने उसमें इन्होंने बताया था इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से। तो आरबीआई ने उसके बाद इनकम रिकग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर एडवांस पोर्टफोलियो ये शुरू किया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। इनकम रिकग्निशन क्या किया इन्होंने कि जो भी रिटेल एसेट्स हैं अगर वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं यानी एनपीओ हो जाते हैं तो उनको कैसे क्लासीफाई करना है, इसके लिए इन्होंने ये प्रोसेस लेकर के आया। इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन, ये टर्म लोन है और 90 दिन से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अगर ओवरड्यू रह गया है तो वो एनपीओ हो जाएगा, ठीक है। जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट है केसीसी होगा उसमें भी यही होंगे, ठीक है। अगर उसमें इंटरेस्ट, अगर ओवरड्राफ्ट है केसीसी अगर उसमें 90 दिन तक इंटरेस्ट नहीं आया तो द बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल परचेज एंड डिस्काउंट, यदि बिल परचेज या डिस्काउंट किए गए तो उसमें भी 90 दिन से ज़्यादा अगर पेमेंट नहीं आया तो उसको भी एनपीए घोषित, वो भी एनपीए में मार्क हो जाएंगे। एसेट क्लासिफिकेशन, 3 तरह के एसेट क्लासिफिकेशन उन्होंने किए हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट, ठीक है। तो इनिशियली सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, फिर डाउटफुल हो जाता है 36 महीने बाद, और उसके बाद फिर लॉस एसेट मान लिया जाता है उसको 48 महीने के बाद। सब स्टैंडर्ड एसेट इज वन विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, अगर 12 महीने से ज़्यादा कोई एसेट है जो कि सब एनपीए रहता है तो उसको सब स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है सर, उसको उस पीरियड के लिए, ठीक है, 28 90 दिन प्लस 12 महीने। सच एन एसेट विल हैव वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस दैट जियोपर्डाइज द लिक्विडेशन ऑफ द डेट एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट द बैंक विल सस्टेन सम लॉस, इसमें उम्मीद रहती है कि पैसा आना मुश्किल है और बैंक को शायद लॉस हो जाए। फिर डाउटफुल एसेट क्या होता है, एन एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल, इट हैज मार्क्ड एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ्स, पहले 90 दिन बाद SMA 0, SMA 1, SMA 2 चला, 90 दिन हो गए, 90 दिन बाद एनपीए हो गया, फिर 12 महीने तक उसको सब स्टैंड मानेंगे, 12 महीने के बाद उसको डाउटफुल एसेट मान लेते हैं, ठीक है। फिर आता है लॉस एसेट की बारी, जो आखिरी स्टेज है। एन एसेट इज कंसीडर्ड अनकलेक्टेबल एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इट्स कंटिन्यूएंस एज अ बैंक एसेट इज नॉट वारंटेड ऑल्दो देयर मे बी सम सैल्वेज और रिकवरी वैल्यू, जब ये पक्का हो जाए कि अब रिकवरी का कोई चांस नहीं बचे तब उसको लॉस एसेट में कंसीडर कर लिया जाएगा, तो बैंक उसको अपनी बैलेंस शीट से रिमूव कर देगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द पार्ट 1। आई होप यू लाइक दिस सेशन। टू नो more please watch part 2 as well. Thank you so much for your valuable time. Do like, share and comment on the video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for your valuable time.